आपके लिए लेकर आई हूँ आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं जो हमारा 9th का चैप्टर चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 7। तो शुरू करते हैं। कल जैसे कि यानी लास्ट क्लास में हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ा था, उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो जल प्रदूषण को शुरू करेंगे आज और साथ में उससे रिलेटेड चीज़ों को भी देखेंगे। चलिए, जल प्रदूषण क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। तो जैसे हमने वायु प्रदूषण की परिभाषा लिखी थी लास्ट क्लास में, मैंने आपसे कहा था कि हमें इतनी जल की इंपॉर्टेंस बताने के बाद भी हम जल को प्रदूषित करते जा रहे हैं। हमें पता है कि 70% पानी हमारी जो अर्थ है उस पे है, लेकिन उसका मैक्सिमम पार्ट खारा पानी है। उसके बाद भी हम सुधर नहीं रहे हैं, हम जल को प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो जल प्रदूषण और उसके क्या कारण है, किस वजह से हो रहा है, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जल प्रदूषण है क्या। तो जैसे कि मैंने कहा, जैसे हमने वायु प्रदूषण की परिभाषा लिखी थी वैसे ही हमें जल प्रदूषण की लिखनी है। क्या है जल प्रदूषण। तो जल के कैसे लिख सकते हैं इसको, वही परिभाषा, बस वायु की जगह आपको थोड़ा सा जल जो है मिलाना है। ठीक है, क्या है भाई, जल की संगठन। अच्छा, संगठन क्या होता है ये तो आपको पता होगा, है ना। जल जिनसे मिलके बना हुआ है, जैसे वायु हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, ऐसे ही जल का भी एक संगठन है कि वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ मिनरल से मिलकर बना हुआ है। तो जल के संगठन में ऐसा परिवर्तन जो पर्यावरण व जीवों के लिए हानिकारक जल प्रदूषण कहलाता है। सेम परिभाषा है वायु प्रदूषण जैसी, कोई चेंज नहीं है, इसीलिए एक जैसी करवा रहे हैं आपको। बुक के अंदर परिभाषा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आता है, जल प्रदूषण क्या है और ये किस कारण फैलता है। ठीक है, तो बात कर ली हमने जल प्रदूषण की कि जल में कुछ भी ऐसा चेंज, चाहे उसके अंदर कोई गंदगी मिल जाए, चाहे तो उसके अंदर कोई गैस भी मिल जाए जो हमारे लिए हानिकारक है, पौधों के लिए हानिकारक है, जीवों के लिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जल प्रदूषण कहेंगे, यानी कि वाटर पॉल्यूशन। अब कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण तो हम ही है, जो हम ही क्या करते हैं, अलग अलग चीजों के द्वारा जल को प्रदूषित करते हैं। घर से निकला कचरा नाली में डाला, कुछ भी जो वेस्ट निकलता है नाली में डाला, कहीं घूमने गए हैं, पास में नदी है, कोई स्विमिंग पूल है, फाउंटेन है, खाया वहीं डाला। तो ये सब सबसे बड़ा मेन कारण तो हम ही है। हम जब तक नहीं सुधरेंगे तो पॉल्यूशन होता ही रहेगा, चाहे वो वायु प्रदूषण हो चाहे वो जल प्रदूषण हो। लेकिन बुक वाला ऐसे हमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता कि देख लो, ध्यान से देखो इस प्राणी को जो इस बुक को पढ़ रहा है, यही है जल प्रदूषण का जिम्मेदार। ऐसे वो निकल के नहीं कह सकता, उसने तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है, वो बदतमीज नहीं है। ठीक है, तो जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना, सबसे पहली बात भाई अनैच्छिक क्या है। हमने क्या कहा, ऐसे संगठन में कोई ऐसा चेंज जो हमारे लिए हानिकारक, हमारे लिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। और हानिकारक क्यों है, क्योंकि वो अनैच्छिक है, चाहिए ही नहीं, जल को उसकी जरूरत ही नहीं है। जल का जो कंपोजिशन है कि उसमें 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होने चाहिए, प्लस कुछ मिनरल्स होने चाहिए, खनिज, लेकिन वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी तक, जब तक वो हमारे और जीवों के लिए अच्छा हो। कुछ परसेंट मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम, ये सब हो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन जो चाहिए ही नहीं, अनैच्छिक चीजें हैं। अब वो अनैच्छिक चीजें डिपेंड करेगी कि किस जीव की आप बात कर रहे हैं। मान लो कि जो स्वच्छ पानी में रह रहा है, जो मीठे पानी की मछलियां हैं, उनके लिए जल का एक अलग लेवल है। जो समुद्र में मछलियां रह रही हैं उनके लिए खारा पानी अच्छा है। अब आप उस खारे पानी वाली मछली को मीठे पानी वाली मछली में डाल दोगे तो वो मर जाएगी। तो उसके लिए ये मीठा पानी अनैच्छिक है, उसको चाहिए ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं है।
और मीठे पानी वाली को खारे पानी में डाल दोगे तो वो भी मर जाएगी, क्योंकि उसके लिए वो खारापन अनैच्छिक है। इसलिए यहाँ पे अनैच्छिक वर्ड चूज किया है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सा जीव है और उसकी जल की आवश्यकताएं क्या है और किस प्रकार की है। ठीक है, जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थ जब मिल जाते हैं, मान लो कि कोई है ना कचरा मिल गया है ना, कूड़ा कचरा डाल देते हैं हम, प्लास्टिक डाल रहे हैं, वेस्ट मटेरियल डाल रहे हैं, कोई सड़ी हुई चीज डाल दी आपने जो खराब है। मैं आपको इससे एक बात बताती हूँ, अगर आप समझ पाए इस बात को तो बहुत अच्छा है। देखो, हम है ना कई बार हमारे अध्यात्म के चक्कर में, यानी कि माइथोलॉजिकल, हम भगवान को बहुत मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन बदलती परिस्थितियों के अनुसार कई चीजें हमें बदल देनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम गंगा को बहुत पवित्र मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, पवित्र है गंगा, और ऐसा कहा जाता है कि गंगा के अंदर अगर जो मृत व्यक्ति है या जिसकी डेथ हो गई है, उसके अगर अस्थियां विसर्जित की जाए तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है, होती है, लेकिन आप अगर ये नोटिस करेंगे, कभी अगर आपने न्यूज वगैरह देखी है या कुछ ऐसा देखा है आपने और इस चीज को नोटिस किया है, या अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां गंगा बहती है, जैसे बनारस है या बनारस के आसपास का, देखो सिटी में तो ऐसा नहीं देखने को मिलता, लेकिन गंगा नदी कई रास्तों से होकर जाती है, तो आसपास के गांव वाले क्या करते हैं, मान लो कि कोई ऐसी डेड बॉडी है, जैसे कोरोना में बहुत किया लोगों ने, आपने न्यूज वगैरह देखी होंगी, कि उन्होंने क्या किया कि वो जला तो उसको नहीं पा रहे थे, डर रहे थे कि हमें भी कोरोना हो जाएगा, बिल्कुल पैक करके उनको दिया जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि एक तो वो डरे हुए कि भाई इसकी अस्थियां तो विसर्जित करनी पड़ेगी, है ना, भगवान नहीं तो इसको नरक में भेज देगा, एक तो ये डर। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि कोई लावारिस लाश होती है, डेड बॉडी होती है, जिसका कोई हमें रिश्तेदार नहीं मिल रहा होता, तो कई लोग क्या करते हैं, उसको गंगा में डायरेक्टली बहा देते हैं, डेड बॉडी को। बताओ ये कितनी गलत बात है, बात गलत है या नहीं? वो डेड बॉडी बैक्टीरिया से सड़ेगी, वो सड़ के गंगा को ही अपवित्र करेगी। जिस गंगा को आप पवित्र कह रहे हैं उसी को आप अपवित्र और पॉल्यूटेड करने पे तुले हुए। लोग वहां पे जो है कपड़े धो रहे हैं, कारखानों से निकला जो पानी है वो बहा रहे हैं, तो एक तरफ तो हम बन जाते हैं एकदम संत कि गंगा बहुत पवित्र है, भाई बहुत पवित्र है, और दूसरा हम उसी में वेस्ट और कचरा डाल रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। दूसरा, कुछ क्या करते हैं भाई, घरों से निकला वेस्ट है, जैसे कि जो गांव वगैरह में है, जैसे आजकल जो है हम वो सैनिटरी पैड वगैरह यूज करते हैं, वो भी डायरेक्ट हम क्या करते हैं, पानी के अंदर या नदी के अंदर, नालों के अंदर बहा देते हैं। तो ये भी क्या है, गलत चीज है, इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये पदार्थ जो पीड़कनाशी या उर्वरक हो सके तो खेतों में उपयोग होते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, वही जैसे मान लो खेत है, वहां पे खेत के पास नदी है, ऑब्वियसली खेत आसपास रखे जाते हैं, जब नदी नालों के नदी या कुओं के आसपास, तालाबों के आसपास खेत बनाए जाते हैं ताकि पानी की सप्लाई इजीली हो पाए। तो वो क्या करते हैं, खेत और नदी जब अटैच होते हैं, तो जब आप खेत में कोई केमिकल डालेंगे, मान लो ये खेत है और यहाँ पे पानी है इस जगह पे, तो क्या होगा, खेत में जो भी आपने खाद वगैरह डाली है, खाद तो चलो ठीक है थोड़ी उस हिसाब से, लेकिन अगर आपने कोई केमिकल डाला है, रासायनिक पदार्थ डाला है, जो कि हम डालते हैं खेत को बर्बाद करने वाले कीड़ों को मारने के लिए, उपज को अधिक बनाने के लिए, कई बार हम ऐसे छिड़काव करते हैं जो पानी या फिर उस पर सप्लाई करते हैं, तो पानी या किसी के साथ मिट्टी में आ जाते हैं, और फिर मिट्टी के साथ ये क्या होंगे, बह के आखिरकार जाएंगे कहाँ, बह के ये कहाँ जाएंगे, तो बह के ये पानी के अंदर आएंगे। तो पानी का कंपोजिशन बिगड़ जाएगा, संगठन बिगड़ेगा, ऑब्वियसली उसमें खनिज और लवण जितने होने चाहिए उससे ज्यादा हो जाएंगे, फिर वही पानी कोई जानवर या कोई पिएगा तो उसकी बॉडी में जाएंगे। तो इनडायरेक्ट वे में हम क्या कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं। जो खेतों में उपयोग होते हैं, या कागज उद्योग जो होता है, जो आप पेपर बनाते हैं, है ना, जो पेपर आप यूज करते हैं, अगर आप वो पेपर बनाने की किसी फैक्ट्री में गए हो या कारखाने में गए हो तो आपको ये पता होगा, एक तो वहाँ बहुत गंदी स्मेल आती है, प्लस उस कागज बनाने के लिए जो पानी यूज होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। आप इमेजिन करो थोड़ा सा कि पेपर रिसाइकिल होता है, ये तो आपको पता है कि आप जो कॉपियां भर भर के लिख के जो बुक्स वगैरह रद्दी में दे देते हो, पहले वो फैक्ट्री में जाती है, वहां पे उसको पहले तो लुगदी बनाया जाता है वापस से गला के,
उसको सड़ाया जाता है, सड़ा के अब वो काले कलर का या ब्राउनिश कलर का होता है। और आप जो नई कॉपी लाते हैं वो तो एकदम सफेद कलर की होती है। कैसे किया? ये किसी रासायन से किया, जिसको हम ब्लीचिंग करना कहते हैं। तो ये रासायनिक पदार्थ उसमें डाले जाते हैं ताकि वो ब्राउन से सफेद हो जाए एकदम मस्त वाला। तो उसके लिए केमिकल मिलाए जाते हैं, पानी यूज किया जाता है, और फिर उसी वेस्ट मटेरियल को जो इससे निकला है, कागज बनने के बाद जो पानी निकला है गंदा वाला, केमिकल वाला, उसको क्या कर दिया जाता है? नदियों में बहा दिया जाता है। क्योंकि अभी तक इंडिया इतना डेवलप हो गया है, लेकिन अभी तक हमने वेस्ट को एक जगह पे रखने या उसको कैसे यूज करना है, उसको कैसे डिस्पोज करना है, कैसे खत्म करना है, ये टेक्निक हमारे यहाँ पे अभी भी कमी है। कई जगह पे है, कई जगह पे अच्छे जो समझते हैं इस बात को कि भाई वाटर या एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, उन्होंने ये टेक्निक निकाली है, वो यूज भी करते हैं। 2-3 रीजन है इसके। पहला तो ये टेक्निक उनको महंगी लगती है, वो सोचते हैं कौन खर्चा करेगा, है ना, बहा दो नदी के अंदर। तो ऐसी वाली चीजों के लिए कागज उद्योग से होने वाले विषैले पदार्थ, पारा, देखो लेड होता है इसके अंदर, लेड समझते हैं, पारा बोल रहा है ये मरकरी, ठीक है। मरकरी वगैरह जैसे जो सब्सटेंस है, Hg जिसका सिंबल है, वो भी होते हैं इसके अंदर। तो वो कहाँ जा रहे हैं? पानी के अंदर। और फिर उसको पानी को कोई पिएगा या प्लांट में भी डाल रहे हैं, तो प्लांट में भी वो जो पारा या Hg जाएगा तो प्लांट को कोई नुकसान पहुंचाएगा, वहां पे उसकी सेल्स में जमा हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो होती है। दूसरा अगर हम रीजन देखें तो इच्छित पदार्थों का जलाशय से हटना। एक तो हो गया अनिच्छित पदार्थों का डालना, दूसरा जो जल में होना चाहिए वो ही नहीं है, जैसे ऑक्सीजन। जो जलीय जीव है वो जल के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल या एक्वेटिक प्लांट है वो जल के अंदर रहते हैं और वहीं से उन्हें ऑक्सीजन मिलती है। अब मान लो वो जो भी एनिमल है, वो जैसे फिश ही है, फिश है तो वो ऑक्सीजन ले रही है पानी से, बाहर तो आती नहीं है, कुछ सेकंड के लिए आती है, लेकिन मैक्सिमम वो क्या करती है? पानी से ही ऑक्सीजन लेती है। और भी दूसरे एनिमल है, जैसे प्लांट जो कहाँ उगते हैं? पानी के अंदर उगते हैं, वो पानी से ही ऑक्सीजन लेना देना कर रहे हैं। अब मान लो उसी पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ये सारे जीव तो मर जाएंगे। अब आप बोलेंगे ऑक्सीजन की कमी कैसे हुई? तो बहुत सारे रीजन है उसके। जो आप ये सड़ी गली चीजें डालते हो, जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग डेड बॉडीज डाल देते हैं उसके अंदर, ये जब सड़ती हैं तो इसमें बैक्टीरिया से सड़ती हैं। और ये बैक्टीरिया जब सड़ते हैं तो ये क्या करते हैं? 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बिना ऑक्सीजन की चीजों को सड़ाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको सड़ाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो पहले तो ये उस ऑक्सीजन को यूज करेंगे सड़ाने के लिए। दूसरा, सड़ाने के बाद जो चीजें बनाएंगे, जो खराब चीजें बनाएंगे, वो भी जल में रहेगी। जो रासायनिक पदार्थ, जो विषैले पदार्थ बना रहे वो भी, तो अनैच्छिक पदार्थ भी जाएंगे, प्लस ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी। तो धीरे 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 यहाँ के एनिमल्स और प्लांट जो है वो क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। जैसे अगर आपने सुना हो कई बार पानी, तालाब के अंदर वो ग्रीन ग्रीन सी काई जम जाती है सब जगह, इस तरह से, है ना। ये काई क्या है? ये काई वैसे तो ये एल्गी होती है, शैवाल होती है, लेकिन बहुत ज्यादा जब ये पानी के ऊपर लेयर जमा देती है तो फिर पानी के अंदर बाहर से वायुमंडल और पानी के बीच ऑक्सीजन का कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि पानी के अंदर कोई ऑक्सीजन बंद थोड़ी ना रही है, वो तो वायुमंडल से आ रही जा रही है, उनका अपना एक रिसाइकलिंग मेथड चल रहा है। तो बीच में आपने एक लेयर लगा दी, उस शैवाल ने एक पट्टी जमा दी जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो अंदर है बस वही है। धीरे धीरे वहां के एनिमल्स उस ऑक्सीजन को यूज करेंगे और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। फिर एक समय ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन कम हो जाएगी। इसी तरह मिनरल्स की कमी हो जाना, जैसे आजकल आपने सुना होगा कि, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया कि आरओ आ गए हैं आजकल, लेकिन आरओ में भी एक आपने वर्ड सुना होगा टीडीएस, है ना। तो आरओ में भी ऐसा कहा जाता है कि आरओ का पानी भी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आरओ उस पानी को मीठा करने के चक्कर में उसके मिनरल्स को हटा देता है, और जल के साथ मिनरल्स जाना जरूरी है। एक फिक्स टीडीएस होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं 100 से 150 के बीच की टीडीएस के बीच का पानी आपको पीना चाहिए। और कई आरओ ऐसे होते हैं वो 40-50 के आसपास की टीडीएस देते हैं, जिससे हमारी बॉडी को मिनरल्स नहीं मिल पाते। तो इच्छित चीजों का न होना भी जल प्रदूषण है। घुली हुई ऑक्सीजन जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के द्वारा उपयोगी है, ठीक है, और वही नहीं होगी तो जल क्या हो जाएगा? इच्छित चीजों की कमी हो जाएगी। तापमान में परिवर्तन,
टेम्परेचर बदल जाए, अभी आपको उकलता हुआ पानी बोल दे दे कहते पियो, तो पी लोगे क्या? नहीं पियोगे। तो तापमान में परिवर्तन होना भी जल प्रदूषण का ही एक प्रकार है। पानी उबल रहा है, पानी के उबलने से भी उसके मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, तो ये भी क्या है? एक जल प्रदूषण है। जलीय जीव जिस जलाशय में रहते हैं वहां के एक विशिष्ट तापमान के अनुकूलन होते हैं, है ना। कोई भी एनिमल है जो पानी में रह रहा है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे रहता है। आपने देखा हो अगर आपके आसपास, जैसे हमारे यहाँ एक, मैंने पहले भी बताया हो कभी कि आना सागर है, वहां पे क्या होता है, सर्दियों में मछलियां जो है वो मर जाती है। क्यों मर जाती है? क्योंकि उनको एक पानी का नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। सर्दियों में टेम्परेचर चल रहा है 10 या 12 के आसपास, तो पानी बहुत ठंडा हो जाता है, मछलियां उसको सहन नहीं कर पाती और वो सारी मछलियां जो है मर जाती है। ऐसे ही गर्मियों में भी मरती है। गर्मी में टेम्परेचर चल रहा है 55 डिग्री के आसपास, पानी जो है बहुत गर्म हो रखा है, तो वो फिशेज या एनिमल उसको सहन नहीं कर पाते और मर जाते हैं। तो एक फिक्स टेम्परेचर भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा 5-10 डिग्री का, लेकिन ज्यादा फर्क आते ही क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। और कुछ जगह ऐसी भी है, अगर आपने पढ़ी है, जैसे कि हम बोलते हैं कि जहां पे साल भर बर्फ जमी रहती है, वहां पे क्या होता है, बर्फ की एक ऊपर लेयर जम जाती है, लेकिन अंदर मछलियां जो है आराम से तैरती रहती है, क्योंकि नीचे वाली बर्फ नहीं जमी होती है। उसके फिजिक्स के कुछ नियम है जो आप पढ़ोगे, जब फिजिक्स पढ़ोगे उसके साथ साथ पढ़ोगे ऐसा क्यों होता है, क्यों ऊपर की बर्फ जमती है नीचे नहीं जम पाती, है ना। ये सारी चीजें जो है फिजिक्स के लॉ पे डिपेंड करती है। धीरे धीरे साइंस पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। तो उस ताप पर अचानक परिवर्तन उनके लिए खतरनाक होगा और प्रजनन की क्रिया को भी प्रभावित, जिंदा ही नहीं रहेगा तो प्रजनन तो छोड़ ही दो, पहली बात तो। और फिर भी चलो जिंदा रह गया तो ऑब्वियसली सारी मछलियां मर जाएंगी, तो रिप्रोडक्शन कौन करेगा, जनन कौन करेगा? उनकी तो वही संख्या ही फाइल ही से लट गई है उनकी तो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे तो ये कुछ कारण थे बड़े बड़े जिसको आप डिटेल में समझा सकते हैं। और अब जो आपके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे जो ब्लू कलर में होते हैं, जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो अभी हमने जल के महत्व पढ़े, इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे, आज नहीं कल पढ़े थे। ठीक है, तो क्या क्या महत्व पढ़े थे एक बार उसको लिख लेते हैं। कल की क्लास में यानी लास्ट क्लास में हमने इसके जो महत्व पढ़े थे वो ही यहीं लिखने हैं, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ। पहला क्या था? सभी जीवों की कोशिकीय क्रियाओं के लिए जल महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या लिख सकते हो? जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जल पदार्थों के संवहन में, संवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में, संवहन में सहायक है। चौथा, जलीय जीवों का आवास जल है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, और भी आप पीछे वाली जो क्लास है उससे देख सकते हैं। प्रश्न 2 की बात करते हैं। प्रश्न 2 है, जिस गांव या शहर में आप रहते हैं वहां पे उपलब्ध शुद्ध जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो जहां पे भी आप रहते हैं गांव में या शहर में, तो वहां पे क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? तो पहला स्रोत क्या हो सकता है? अगर आप गांव में रह रहे हैं तो जनरली आपको कुआं जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको नदियां देखने को मिलेंगी, तालाब, और अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपको जो नगर निगम है या नगर पालिका है उससे जो पाइपलाइन आ रही है, पानी की सप्लाई आ रही है, वो देखने को मिलेगी। नगर निगम
द्वारा पानी की या पानी का वितरण, और भी आप चाहें जो भी आपके यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आप गांव, शहर, नगर कहाँ रहते हैं उसके हिसाब से बताना है। ठीक है, तो तीसरा वाला क्या कह रहा है कि क्या आप किसी क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं जो इस जल के स्रोत को महत्वपूर्ण कर रहा है, ठीक है, या प्रदूषित कर रहा है, सॉरी प्रदूषित कर रहा है। तो क्या है, बहुत सारे क्रियाकलाप हैं। जल में उद्योगों व घरों से निकला प्रदूषित जल का मिलना और क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ पे एक दो ही लिख रही हूँ जगह की कमी के कारण, आप काफी लिख सकते हैं क्योंकि आज के चैप्टर में ही हमने काफी जो है चीजें इसके बारे में डिस्कस की है। और क्या लिख सकते हैं आप, खेतों से निकला, खेतों से निकलने वाले रासायनिक उर्वरकों का जल में मिलना, ठीक है, जल में मिलना या मिलना, और भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बोला है 3-4 जो भी आपके समझ में आए आप अपने हिसाब से आज के चैप्टर को, लेक्चर को देखकर लिख सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस और इसी के साथ आज का लेक्चर भी हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई कहानियों के साथ।